नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 16 मई और आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास का जो सेशन चल रहा था, आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास, उसी के जो आपको रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, जमींदारी सारा पढ़ाया था मैंने आपको। इसके पहले के जो भी सेगमेंट है सब आपको बता दिया गया है। उसके बाद के जो सेगमेंट है भू राजस्व व्यवस्था या आपका रैयतवाड़ी था, जमींदारी था, रैयतवाड़ी था, महालवाड़ी था, ये सारा आपको बता दिया था इसके पहले मैं। आज हम बात करते हैं एक नए कैरेक्टर पे, दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ कि इसके पहले के जो भी आपको लेक्चर दिया गया होगा आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे। तो जो भी सेगमेंट आप लोग को दिए जा रहे हैं, जो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, उसको गंभीरता से पढ़िए। अभी समय बचा हुआ है आप लोगों के पास, तो उसका भरपूर यूज कीजिए। करंट अफेयर के साथ साथ डीएनए का आपका सेशन चल रहा है, पॉलिटी का सेशन चल रहा है, हिस्ट्री का भी सेशन चल रहा है, तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कि धन की निकासी। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया नामक लेख में इसकी चर्चा की, किंतु इसे व्यवस्थित रूप अपने सबसे लोकप्रिय लेख पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में दिया है। ये बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। दादा भाई नौरोजी तो वैसे भी इम्पोर्टेंट है, एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है मॉडर्न हिस्ट्री में। तो इनकी जो बुक थी, लोकप्रिय जो लेख था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में, इन्होंने इसे व्यवस्थित रूप से दिया था। नौरोजी के अनुसार भारत से एक तरफा धन की निकासी ब्रिटेन की ओर होती रही तथा भारत को इसके बदले में कुछ भी महत्वपूर्ण प्राप्त नहीं हुआ। ये उनके अनुसार ये था कि भारत से क्या होता था, धन की निकासी ब्रिटेन की तरफ होती थी तथा भारत को इसके बदले में कुछ भी नहीं मिलता था। यह धन निकासी इतनी क्रूरता व बर्बरता से की गई कि भारत जैसा संपन्न देश गरीबी, आकाल नहीं है, आकाल है, और भुखमरी के दुष्चक्र में फंसता चला गया। इसीलिए नौरोजी ने इसे राक्षसों का राक्षस कहा है। अर्थात इन्होंने अंग्रेजों को राक्षसों का राक्षस भी कहा है कि भारत अपनी समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। भारत की जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या, कुटीर उद्योग थी, हर जगह समृद्धि से भरा हुआ भारत था। और जैसे जैसे वहाँ से यहाँ से रॉ मटेरियल बाहर जाता था, कंपनियों से फिर इंडिया में आता था वही चीज़ें, प्रोडक्ट, और यहाँ पे सेल होते थे, दो तरफा लाभ कमाते थे। तो उन्हीं को बारे में इन्होंने पूरा डिटेल बताया है कि उसको राक्षसों का राक्षस कहा था अंग्रेजों को। धन की निकासी द्वारा 1757 से 1765 ईस्वी तक, अर्थात प्लासी की लड़ाई जब से लेके 1757 से 1765 ईस्वी तक 40 लाख पाउंड व 18वीं सदी के अंत तक 150 पाउंड की निकासी की गई, जिसके कारण भारत की प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपये पर ही सिमट गई। सोचिए उस समय भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये पर ही सिमट गई। ठीक है, धन की निकासी कई प्रक्रियाओं से की गई, किंतु इसमें होम चार्ज जो गृह कर था प्रमुख था, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश अधिकारियों व सैनिकों का वेतन, पेंशन, वर्दी भत्ता आदि, भारत से बाहर लड़े गए युद्धों का बोझ भी भारतीय राजकोष पर ही डाला गया है। अर्थात भारत से बाहर जो भी युद्ध लड़े जा रहे थे उनका जो भी खर्चा आता था वो भी हम ही लोग के ऊपर पड़ता था। मतलब कहीं से कोई रास्ता छोड़ते नहीं थे सब अंग्रेज। जैसे मैंने आपको कहा कि भारत की समृद्धि उसके गाँव में थी, और भारत को सोने की चिड़िया जो कहा जाता था वैसे ही थोड़े कहा जाता था, क्योंकि भारत की समृद्धि गांव थी। भारत से कच्चा माल ये क्या करते थे, बाहर बेचते थे, क्योंकि विदेशों में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, औद्योगिकरण हो चुका था, वहाँ पे होड़ मची थी, कच्चे माल की ज़रूरत थी और कच्चा माल भारत से जाता था। भारत एक बहुत बड़ा बाज़ार भी मिल गया उनको, और जैसे जैसे वहाँ जाता था वहाँ से वो प्रोडक्शन जो होता था फिर आके भारत में ही बेचा जाता था, हम ही लोग उसको खरीदना पड़ता था। अर्थात वो दोनों तरफ से वो लाभ कमाने की स्थिति में थे, और भारत की समृद्धि को ऐसा उन्होंने तोड़ा, इवन कि जो 20 रुपये पर सिमट गई, जो इन्होंने बताया था कि होम चार्ज गृह कर वह जो लगाया गया, कि जितना भी पेंशन, वेतन जो भी था, या पेंशन था, वर्दी था, या भत्ता था, जो भी था सैनिकों का, सब भारतीयों पर ही उसका बोझ पड़ता था।
इवन जो भी युद्ध लड़े जाते थे उसका भी खर्च भारतीयों पर ही पड़ता था। ठीक है, तो ये डेटा आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा कि 1757 से 1765 ईस्वी तक लगभग 40 लाख पाउंड व 18वीं सदी के अंत तक 150 पाउंड की निकासी की गई, जिससे कारण भारत की प्रति व्यक्ति जो आय थी 20 रुपये पर ही सिमट कर रह गई। तीसरा ये बताया गया है कि 1858 ईस्वी के अधिनियम से भारतीय प्रशासन के संचालन के लिए भारत राज्य सचिव के पद का सृजन हुआ। ठीक है, तो 1858 ईस्वी के एक्ट से हुआ था भारत राज्य सचिव के पद का सृजन हुआ, जो लंदन से ही कार्य करता था, किंतु 1919 ईस्वी तक उसका भी वेतन भारतीय राजकोष से ही दिया जाता था। बताइए कितने बड़े वाले थे ये लोग, कि जो भारत राज्य सचिव का जो पद का सृजन किया गया 1858 ईस्वी के एक्ट से, जो लंदन से कार्य करता था सचिव, भारत सचिव, राज्य सचिव, और 1919 ईस्वी तक उसका वेतन भी भारतीय राजकोष से ही दिया जाता था। व्यक्तिगत व सार्वजनिक ब्रिटिश पूंजी निवेश पर गारंटी युक्त अधिकतम ब्याज दिया गया। उदाहरण स्वरूप रेलवे में घाटे के बावजूद भी 5% का गारंटी युक्त ब्याज दिया गया। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप लोग। दादा भाई नौरोजी के अलावा रजनी पाम दत्त की पुस्तक जो है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, भारत का आर्थिक इतिहास, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, में अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों की कड़ी आलोचना की गई और भारत की बर्बादी का कारण ब्रिटिश आर्थिक नीति को ही ठहराया गया, जिसने आर्थिक राष्ट्रवाद को जन्म दिया। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी ने तो लिखा ही था। रजनी पामदत्त की भी पुस्तक थी जिसका नाम था भारत का आर्थिक इतिहास, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, में इन्होंने अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों की कड़ी आलोचना की और कहा कि भारत की बर्बादी का कारण ब्रिटिश आर्थिक नीति को ही ठहराया और जिसने आर्थिक राष्ट्रवाद को जन्म दिया। तो ये रहा दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण। और दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी बन गए थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो बात करते हैं यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत आगमन और भारत का आर्थिक इतिहास। इसके पहले मैंने यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत आगमन भी पढ़ा दिया था। अब मैंने भारत का आर्थिक इतिहास आपको पढ़ाया और जो जो सेगमेंट में पढ़ा रहा हूँ बस इंपॉर्टेंट सेगमेंट ही बताऊँगा आप लोगों को, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया है कि पढ़ना ये सब ज़रूरी है, बस एक फिगर जानना जरूरी होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद से ही 1947 के बीच में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से ही आते हैं। ठीक है, तो चीज़ों को पढ़ना, हमको सभी टॉपिक को पढ़ना है, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना है। लेकिन हाँ, जो ट्रेंड है 10 सालों का, जैसे मैंने इसके पहले भी कहा था कि 1885 के बाद की जो भी घटनाएं हैं उसको बड़े विधिवत तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति, 1885 का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसके बाद जो भी आपका उदारवाद, उग्रवाद या गांधी जी जब एंट्री होती है, उसके बाद चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, और धीरे धीरे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन एंड भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, सब पढ़ेंगे, लाइन से पढ़ेंगे एक एक चीज़। ठीक है, तो मैं तो चाहूँ तो आज एक ही वीडियो में सारा पढ़ा दूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि जो अभी स्टूडेंट नए हैं, जो पुराने हैं वो तो पढ़े ही हैं, जो नए स्टूडेंट हैं वो चीज़ों को गंभीरता से पढ़ें। और जो दिया जा रहा है, आप भी लोग कह रहे थे कि सर हमको वन लाइनर चाहिए, तो वन लाइनर आप लोग पढ़िए। अब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है बस मैं वही आप लोग को क्लियर कर रहा हूँ। खैर कोई नहीं, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। अंग्रेजों ने भारत में बलपूर्वक कृषि का वर्गीकरण आरोपित किया, अर्थात अब भारतीयों को नकदी फसलें जो भी था, जिसे कैश क्रॉप कहते हैं, अंग्रेजों की इच्छा के अनुसार लगानी पड़ी और उनके द्वारा निर्धारित कीमतों पर ही उसे बेचना पड़ा। कृषि के वाणिज्यीकरण से अंग्रेजों को दोहरा लाभ हुआ, अर्थात अंग्रेज जो थे, मतलब मेरी खेती है और मैं नहीं डिसाइड करूँगा कि मुझे क्या बोना है, वो अंग्रेज डिसाइड करवाएंगे कि वो क्या बोएंगे, वो क्या बोआना चाहते हैं। अब सोच लिए ये स्थिति थी, तो इसे एक तरह से गुलामी ही कहा जाता है, आम तरीके से इसे गुलामी ही तो कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि भारतीय नकदी फसलों को जो कैश क्रॉप था, अंग्रेजों की इच्छा के अनुसार ही लगानी पड़ती थी। उनके उद्योगों को कच्चे माल की उपलब्धता के लिए भी ये सब करना पड़ता था। भारत में नकद उपलब्धता से ब्रिटिश उत्पाद की खरीद को बढ़ावा मिला। ठीक है, नकदी फसलों की कीमतों में उतार चढ़ाव बनता रहा, वो तो स्वाभाविक सी चीज़ है। अंग्रेजों ने इसके लिए एजेंसी हाउस की स्थापना की थी, इनके द्वारा ही कीमतों का निर्धारण होता था और इसीलिए
किसानों का शोषण सदैव होता रहा, क्योंकि यदि लाभ हुआ तो सारा मुनाफा एजेंसी हाउस ही उठा लेते थे, आज भी उठाते हैं। तो ये तो पहले से ही प्रथा चली आ रही है। नकदी फसलों की पैदावार में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। आपको पता है कि जो भी नकदी फसलें होती हैं उनकी पैदावार के लिए पैसा चाहिए, पूंजी चाहिए। और इसी क्रम में किसान साहूकार और महाजनों के चक्कर में, जो किसान था साहूकार और महाजनों के चंगुल में फंसते चले गए, और इतना फंसते चले गए कि फिर उनकी जो खेती थी वो सारा का सारा ज़मीन तो फिर उन्हीं के चंगुलों में फंसता चला गया धीरे धीरे। इस तरह वाणिज्यिक फसलों की खेती भारतीय किसानों हेतु परेशानी का कारण बनती रही, जिसका प्रमुख उदाहरण नील की खेती है। उल्लेखनीय है कि 1860 ईस्वी में, डेट याद रख लीजिएगा आप लोग, 1860 ईस्वी में बंगाल में प्रसिद्ध नील विद्रोह हुआ, जिस पर दीनबंधु मित्रा ने, वेरी इंपॉर्टेंट, नील दर्पण नामक नाटक लिखा और किसानों की दुर्दशा का संजीदगी से प्रस्तुत किया। अर्थात ये चंपारण का नील आंदोलन तो हुआ ही था, लेकिन इसके पहले 1860 ईस्वी में बंगाल में एक प्रसिद्ध नील विद्रोह हुआ था, जिस पर दीनबंधु मित्रा ने नील दर्पण नामक नाटक लिखा था और किसानों की दुर्दशा की संजीदगी से उसको प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो ये था इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश हितों को ध्यान में रखते हुए उत्पादन, प्रोडक्शन और वितरण किए जाने से भारत में खाद्यान्नों की उपलब्धता भी कम हो गई, जिससे भारत अकाल भुखमरी की श्रृंखला में फंसता चला गया। अंग्रेजों की आर्थिक नीति के कारण ही भारत को करोड़ों लोगों की जान की क्षति उठानी पड़ी। 1943 ईस्वी के बंगाल के भीषण अकाल का चित्र जो है 1900, वेरी इंपॉर्टेंट, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस में कई बार क्वेश्चन पूछा है कि बंगाल में जो अकाल आया था वो कब आया था। तो 1943 ईस्वी में बंगाल के भीषण अकाल का चित्र जो था जैनुअल आब्दीन ने कार्टून के माध्यम से बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो ये रहे आज के वन लाइनर क्वेश्चन। जैसे कि आपको दादा भाई नौरोजी के बारे में मैंने बताया था कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया इनकी एक पुस्तक है, जिसमें मैंने पूरा लेख लिखा था। और इंडिया डेप्ट टू इंडिया जो है, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया नामक एक लेख भी लिखा था। और जो भी था, इन्होंने जो बताया था कि धन की निकासी 1757 से 1765 ईस्वी तक 40 लाख पाउंड और 18वीं सदी के अंत तक 150 पाउंड तक निकासी की गई थी, जिसके कारण भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया पर सिमट के गई। और धीरे धीरे जो भी कर लगाए जाते थे, जो भी होम चार्ज लगाए जाते थे, वो भारतीयों पर ही थोपे जाते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सैनिकों का वेतन, पेंशन, वर्दी, भत्ता, सारा का सारा जो भी खर्चा आएगा वो भारतीयों पर ही आएगा। तो भारत से जितने बाहर युद्ध में लड़ने कोई जाता था उसका भी सारा खर्चा भारत पर ही आता था। इवन भारतीय राज्य सचिव का जो पद मैंने बताया था कि 1858 इसमें एक्ट भी कभी कभी पूछ देता है कि किस एक्ट से भारत राज्य सचिव का पद का सृजन हुआ। तो 1858 ईस्वी के एक्ट से ही भारत के राज्य सचिव के पद का सृजन हुआ था, जो लंदन से कार्य करता था। बताइए, वो बैठे हैं वहाँ पे, काम हो रहा है यहाँ पे उनका, और पैसा भी हमारा ही लेंगे वो। किंतु 1919 ईस्वी तक उसका वेतन भी भारतीय राजकोष से ही दिया जाता था, ये भी बताया आपको। और एक जो व्यक्तिगत व सार्वजनिक ब्रिटिश पूंजी निवेश पर गारंटी युक्त अधिकतम ब्याज दिया गया। उदाहरणस्वरूप रेलवे के घाटे के बावजूद 5% में गारंटी ब्याज दिया गया। और रजनी पामदत्त, दादा भाई नौरोजी के अलावा एक बहुत बड़े रजनी पामदत्त जी की पुस्तक थी भारत का आर्थिक इतिहास, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, में भी अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों की उन्होंने आलोचना की थी और भारत की बर्बादी का कारण भी ब्रिटिश आर्थिक नीति को ही ठहराया था। और फिर मैंने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी आपको बताया कि कैश क्रॉप है, अंग्रेजों की इच्छा के अनुसार बोना पड़ता था, उस पर द्वारा लाभ लगता था। और कृषि के वाणिज्यकरण से अंग्रेजों को द्वारा लाभ हुआ था। उद्योगों को कच्चे माल की क्योंकि आवश्यकता थी और अंग्रेजों के हिसाब से ही फसल बोना पड़ता था। नकदी फसलों की कीमतों में उतार चढ़ाव आता रहता था। और एक एजेंसी हाउस बनाई गई थी जिसमें कीमतों का निर्धारण होता था। और ये एजेंसी हाउस कहता था भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा हब था ये। यदि लाभ हुआ तो सारा मुनाफा एजेंसी हाउस से उठा लेते थे। नकदी फसलों की पैदावार में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसी क्रम में किसान भी जो था वो साहूकार महाजनों के चक्कर में फंसता चला गया, चंगुलों में फंसता चला गया। और खेती बाड़ी जो भी था इतना चंगुल में फंसा कि धीरे धीरे वो सब कुछ ख़त्म ही होता चला गया। और यहाँ पे ये भी बताया मैंने कि नील की खेती जो हुआ था 1860 ईस्वी में बंगाल में एक प्रसिद्ध नील विद्रोह हुआ था, जिस पर दीनबंधु मित्रा ने, इम्पोर्टेंट है,
नील दर्पण नामक नाटक लिखा और किसानों की दुर्दशा को सटीक से उसमें नाटक में प्रस्तुत किया है। ये भी बताया कि ब्रिटिश हितों का ध्यान में रखते हुए उत्पादन और वितरण प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो था, भारतीय खजाने की उपलब्धता भी कम हो गई थी और जिससे भारत आकार व भुखमरी की श्रृंखला में फंसता चला गया। अंग्रेजों की आर्थिक नीति का भारत को करोड़ों लोगों की जान की क्षति उठानी पड़ी। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि 1943 में जो बंगाल में भीषण अकाल आया था, जिसे जैनुल आबदीन ने एक कार्टून के माध्यम से बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया है। ये एक जैनुल आबदीन कश्मीर के एक शासक थे। ठीक है, तो ये रहा आज का भारत का आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास। आपको सारा का सारा पूरा डिटेल आपको पढ़ा दिया गया था। जैसे कि महत्वपूर्ण बिंदु मैंने पढ़ाया था, इसमें भारत में उपनिवेशवादी चरण भी बताया था। 1757 से 1813, 1813 से 1857 और 1860 वित्तीय पूंजीवाद, ये का पूरा मैंने आपको पढ़ाया था। रेलवे का विकास भी पढ़ा दिया था मैंने आपको। भू राजस्व व्यवस्था, जमींदारी, अस्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, सब पढ़ाया था आपको मैंने। आज धन की निकासी आपको बताया मैंने, और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो भी आपको बताया। ठीक है, तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण सेगमेंट। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। आराम से आप लोग इसको जो भी पढ़ाया गया उसको लाइन बाय लाइन उसको पढ़ते रहिए। जो नए स्टूडेंट हैं धीरे धीरे अपना बेस बनाते रहिए। और इसके साथ साथ बिपिन चंद्रा की जो NCERT की किताब आती है उसको भी पढ़िए, आप लोग अपना बेस बनाइए। नोट्स तो आपको नो डाउट मिलेगा ही। अभी आप लोग को पूरा भरपूर समय मिला हुआ है पढ़ाई के लिए, तो उसका पूरा का पूरा लाभ उठाइए आप लोग। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेरी हो संस्थान की तरफ से ये नंबर सारे प्रोवाइड कराए गए हैं। कोई भी टेस्ट देना हो, कोई भी क्वेरी करना हो, या कोई भी कोर्स ज्वाइन करना हो, प्रीलिम्स का, मेंस का, किसी भी स्टेट PCS का, किसी भी UPSS लगाए कोई भी कोर्स ज्वाइन करना हो, समीक्षा अधिकारी का भी पेपर है आप लोगों का, लोअर PCS मेंस का भी पेपर है, UPPCS मेंस का है, UPPCS प्रीलिम्स का पेपर है, BRPCS मेंस और BRPCS प्रीलिम्स का पेपर है, UPSC का पेपर है, UPFO का पेपर है। तो सारी परीक्षाओं में तो क्वेश्चन तो आने ही हैं। अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना हो और कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो तो इस संस्थान का खूबसूरत सा नंबर है, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। DNA आप लोग पढ़ रहे हैं, अमर सर भी पॉलिटी का सेशन ले रहे हैं। जो भी ले रहे हैं उसको भी वीडियो को आप लोग ध्यान से पढ़िए, देखिए। आप ही लोग के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, आराम से आप पढ़िए। आप लोगों ने कहा था कि सर हमको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन दिए, तो हम लोग दे रहे हैं। आप लोग पढ़ते रहिए उसको। हिस्ट्री का भी मिल रहा है, पॉलिटी का भी मिल रहा है। आने वाले समय में बाकी और भी जो भी सेगमेंट हैं आपके साइंस के, ज्योग्राफी के, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के, इकोनॉमिक्स के, UP स्पेशल, या सब कुछ धीरे धीरे आप लोग को मिलता रहेगा। और जो लोग DNA का डेली वीडियो देखते हैं उसको कॉपी पेन पे लिखते रहें, क्योंकि जो DNA है वो कोई गूगल ट्रांसलेट नहीं है। बहुत सारे ऐसे, मैं नाम तो नहीं लूँगा, जिनका बच्चा पढ़ते हैं उनके करंट अफेयर को, लेकिन वो जितना पढ़ते हैं वो सिर्फ नाम के लिए पढ़ते हैं, है तो वो पूरा का पूरा गूगल ट्रांसलेट है। तो उसी भाषा को आसान शब्दों में हम लोग लिख के जो DNA आप लोग को देते हैं, उस DNA को आराम से पढ़िए, एकदम लाइन बाय लाइन पढ़िए, क्योंकि आपको प्रीलिम्स, मेंस और जितना भी पूरा क्रक्स है वो सारा का सारा आपको DNA में मिल जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझे होंगे। और इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए।